हम संविधान के दायरे में रहकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, एक नए देश का निर्माण हो रहा था। हमारे फोर फादर्स ने, संविधान बनाने वालों ने एक ऐसा संविधान हमको दिया था, जिस संविधान को अगर सामने रखे थे तो आप ये कह सकते हैं 70 साल बाद जिस भारत का हम निर्माण देखना चाहते थे, वो एक ऐसे भारत का निर्माण था जिसमें हर शख्स को आज़ादी होगी, इंसाफ मिलेगा और हर सर को छत, हर बदन को लिबास, हर पेट को 2 वक्त की रोटी और हर पैदा होने वाले बच्चे को अच्छी शिक्षा और स्टैंडर्ड तालीम। लेकिन क्या वो उस भारत का हम अब तक निर्माण कर सके हैं? ये एक सवाल है जो हमारे सबके सामने है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस भारत का निर्माण क्यों नहीं हुआ? एक अच्छे संविधान के होने के बावजूद भी वो तमाम शब्द सिर्फ संविधान तक सीमित क्यों रह गए? उस भारत का हम निर्माण क्यों नहीं कर सकते? इस भारत की तारीख को देखेंगे हम तो कुछ डेट्स, कुछ तारीखें ऐसी हैं जो इस भारत के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। 6 दिसंबर 1992 की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन और भी कई ऐसी तारीखें हैं, ऐसी डेट्स हैं जो इस भारत के सामने सवालिया निशान खड़ा करके, क्वेश्चन मार्क करके। आप जानते हैं कि 1949 में बाबरी मस्जिद की जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी पूरी गुफ्तगू आपकी सीमित हो जाती है 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 उसका कल्मिनेशन है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इतिहास में पहली गलती 1949 में हुई। 22 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई। उस वक्त सेंटर में बीजेपी की हुकूमत नहीं थी, स्टेट में बीजेपी की हुकूमत नहीं थी, सेंटर में भी कांग्रेस की हुकूमत थी और स्टेट में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद में जो मूर्तियां रखी गई थी, तो जिस कांस्टेबल ने FIR करवाई थी वो एक हिंदू कांस्टेबल था। उसने ये बात कही कि 22 दिसंबर 1949 की रात तक इस मस्जिद में नमाज होती थी और जब रात की नमाज पढ़ के मुसलमान गए तो कुछ शरपसंद लोगों ने मस्जिद की पवित्रता को भंग किया और इसमें मूर्तियां रखी। होना ये चाहिए था, इंसाफ का तकाजा ये था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन ये करता, सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्टिव देती, स्टेट गवर्नमेंट उसका पालन करती कि मूर्तियां हटा दी जाती और मस्जिद लोगों को वापस करते। इंसाफ का तकाजा ये था। लेकिन हुआ ये कि उस मस्जिद पर ताला लगा दिया। फिर ताला लग गया, वो मामला वहीं अटक गया। फिर दूसरी एक बड़ी गलती हुई कि 1 फरवरी 1986 को उस वक्त भी सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी। सेंटर के हुक्म के तहत में उसका ताला खुलवा दिया। जाहिर है कि ताला खुलवाने के लिए कोर्ट का आदेश हुआ, लेकिन आदेश कैसे हुआ आप जानते हैं, उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। जो मस्जिद कल तक मस्जिद थी उसमें मूर्तियां रख दी गई, मूर्तियां हटा के मस्जिद वापस की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। आपको ये बता दूं कि बाबरी मस्जिद का जो केस चल रहा है उसमें जो हलफनामा फैजाबाद के कमिश्नर ओबरा साहब ने दाखिल किया था, उसमें बात उन्होंने साफ तौर पे कही थी कि यह 450 साल से मस्जिद थी, इसमें नमाज होती थी, इसमें जबरदस्ती रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई और इस मस्जिद को ताला लगा दिया। 1986 में ताला खुलवाया गया और वहां पूजा की इजाजत दी थी मस्जिद में। अब उस मस्जिद को इबादत का मंदिर बना दिया। फिर 1989 में सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी, वहां से शिलान्यास किया। यह भी एक अलमिया है। उसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी। जाहिर शहीद करने वाले, तोड़ने वाले लोग बीजेपी के लोग थे, RSS के लोग थे, लेकिन सेंटर में किसकी गवर्नमेंट थी? नरसिम्हा राव जी उसके प्राइम मिनिस्टर थे। सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एक दिन पहले तक यह आश्वासन दिया था कि मस्जिद को का बाल भी निकाली है, सेंट्रल फोर्सेस लगा दी गई है, कुछ नहीं। लेकिन नसीब ये कि मस्जिद तोड़ दी गई। शाम के 6 बजे जब कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, उसके बाद वहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया। फिर प्रेसिडेंट रूल लागू करने के बाद 40 घंटे तक, देखिए मस्जिद तोड़ दी गई थी, मूर्तियां हटा दी गई थी,
प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद उस पर कब्जा कर सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40 घंटे तक के वहां एक मंदिर के निर्माण की इजाजत दी। मैं ये चाहता हूं कि जब आप बात करें तो इंसाफ की बात करें, इसलिए कि इसमें कल्प्रिट सिर्फ बीजेपी नहीं है, बीजेपी है, आरएसएस है, लेकिन आरएसएस इस मुद्दे को कब लिया? आप इसको देखना चाहिए। 1949 से लगातार 1992 तक इस मुद्दे को किसने किस तरह आगे बढ़ाया? हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो संविधान से हमाम नहीं है। संविधान एक तरफ है, उनका रख एक तरफ है। वो ये देखना चाहते हैं कि हमें किस काम से वोट ज्यादा मिलेगा, किस काम से वोट कम मिलेगा, किसको हमें अपीस करना है, किसको हमें नाराज करना है। इसी क्षेत्र में आगे चीजें बढ़ती हैं। तो हम ये देखते हैं कि 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी। उसके बाद जिन लोगों ने शहीद किया उनके खिलाफ केस चल रहा है। 26 साल के बाद आज भी वो केस अपने बिल्कुल इब्तदाई मरहले में है। वो लोग मंत्रिमंडल में भी आ गए, देश के उप प्रधानमंत्री बने, और आज भी हैं वो लोग जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद कर लिया, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, इस तरह के नारे लगाए थे। वो आज भी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए मिनिस्टर के पद। तो हमें देखना चाहिए। फिर आप देखिए सूरत हाल ये कि 2010 में बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ। लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला दिया। क्या फैसला था? इशू टाइटल सूट का था कि ये टाइटल बिलोंग्स टू हूम। टाइटल बिलोंग किसका है ये देखने के लिए आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कब्जा किसका था, लैंड रिकॉर्ड किसके हक में है, रेवेन्यू रिकॉर्ड किसके हक में है, इतिहास क्या कहता है, इनके बुनियाद पर फैसला करेंगे। फैसला हुआ एक पंचायत का फैसला। 3 पार्टियां हैं, एक 1/3 तीनों को दे दिया था। ये इंसाफ है। तो फिर उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये इशू खड़ा हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी इस पर बात होती है तो ये कहा जाता है कि भाई वो तो हमारी आस्था का सवाल है। आस्था कब से पैदा हुई? आस्था बगैर किसी इतिहास के होती है? बात ये है कि 1949 से पहले वहां एक चबूतरा था बाबू के बाहर, वहां मूर्तियां रखी हुई थी। यानी उन लोगों की आस्था उस चबूतरे से जुड़ी हुई थी। और अगर आप और पीछे जाएंगे तो 1886 के अंदर वो चबूतरे के लिए भी जब ये कोशिश की गई थी कि वहां पर एक छत बना दी जाए और एक एप्लीकेशन डाली गई थी फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जयकिशन ने ऑर्डर दिया था कि उससे एडजेसेंट एक मस्जिद है, अगर यहाँ पर तब छत डाला जाएगा और यहाँ पूजा शुरू होगी, भजन कीर्तन होगा, तो उससे मस्जिद के अंदर जो नमाज पढ़ने वाले होंगे उनको डिस्टर्बेंस होगा। यानी मस्जिद से कोई आस्था नहीं जुड़ी हुई थी। 1949 में जब जबरदस्ती उसमें मूर्तियां रखी गई तो पूरी की पूरी आस्था मस्जिद से जुड़ गई। यही राम का। आपको मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि मैं इस केस से जुड़ा हुआ हूं। इस केस में जो बातें कही गई कि राम कब पैदा हुए थे, तो उसमें 3 तरह के वर्जन आए। एक वर्जन था कि करोड़ों साल पहले पैदा हुए थे, एक वर्जन था कि लाखों साल पहले पैदा हुए थे, एक वर्जन था कि दहाइयों पहले पैदा हुए थे। जब आपको यही नहीं मालूम कि राम कब पैदा हुए थे, लेकिन आपको यह बहुत ही सही तरीके से मालूम कि राम यही बात है। आप अयोध्या जाइए, अयोध्या में 5 मंदिर हैं जो ये दावा करते हैं कि राम यहाँ पैदा हुए थे। राम जन्म स्थान मंदिर के नाम से मंदिर हुए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के अंदर क्या हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी मेजॉरिटी के अंदर कोई ऐसा सेन आवाज नहीं है। अभी पुराना जी बहुत सही बात है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो ये बात पब्लिकली कह रहे हैं? आज पूरा डिस्कोर्स बदल गया। बाबरी मस्जिद के द्वारा रिकंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही। आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, उस पर स्टेटस को लगा हुआ था। स्टेटस को का मतलब यह है कि आप उस स्टेटस को रेस्टोर करिए पहले, तब वो स्टेटस को बाकी रहेगा। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये कहता है कि इसमें नाइंसाफी हुई है मुसलमानों के साथ में। मस्जिद को वहां रेस्टोर होना चाहिए। राम मंदिर तामीर की कोई मुखालिफत नहीं है। मंदिर तामीर कहीं भी हो सकता है अयोध्या के अंदर, पूरी अयोध्या के अंदर आप मंदिर कहीं तामीर कर सकते हैं। लेकिन जो इतिहास ये बताता है कि 450 साल से वहां पर उस जगह पर मस्जिद मौजूद थी, और इतिहास में कहीं ये बात नहीं है कि यहाँ कोई मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अकबर के दौर में रामचरितमानस लिखी तुलसीदास जी ने,
तुलसीदास जी ने अयोध्या में बैठ के रामचरितमानस लिखा। पूरे रामचरितमानस में कहीं भी ये बात नहीं कही गई कि यहाँ मेरे राम का मंदिर था जिसको तोड़ के मुसलमानों ने यहाँ मस्जिद कर दी। तो आप किस बूते पे कौन सी चीज है जिससे ये तय करेंगे कि कहाँ मंदिर था जो आज पूरा सिनेरियो, पूरा नैरेटिव बदल गया। आज ये कहा जा रहा है एक मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, उसके नीचे 84 कसों की पिलर का एक मंदिर मौजूद था, उस पर एक मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई गई थी। अयोध्या में 4 बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की है, नीचे से कोई मंदिर नहीं बना, कोई कसौटी पिलर नहीं मिले। तो आप किस दुनिया में तय करें? तो एक तो तारीख हमारे देश में ये तारीख है। फिर हम देखते हैं 1984 दिल्ली में और देश के अंदर सिखों के साथ क्या हुआ वो हमारे सामने है। 1999 में ग्राम स्टेन को खत्म किया गया। तो 2002 के अंदर जो कुछ हुआ गुजरात में वो सब सामने है। तो देखिए संविधान हमारा जो है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडलिटी की बात करते हैं तो संविधान पहली बात तो ये कहता है कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये देश एक सेकुलर देश होगा, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। इसमें हर मजहब के, हर धर्म के लोगों को अपने धर्म पर चलने की, अमल करने की पूरी आजादी हासिल है। किसी की आजादी में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। लेकिन आप देख रहे हैं एक तरफ पूरी नाइंसाफी हो रही। हम ये चाहते हैं कि ये जो पूरा नैरेटिव बदल के रख दिया जाए, हमारे देश में लोग खड़े हों और वो ये आवाज उठाएं कि जो नाइंसाफियां अब तक हमारे देश में होती रही है उन सब के साथ इंसाफ हो। देखिए कोई भी देश उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जिस देश में जुल्म होता रहे, जिसमें नाइंसाफी होती रहे, जिसमें अत्याचार होता रहे, जिसमें इनइक्वालिटी होती रहे, जिसमें लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता रहे, रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाए, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता, उस देश का निर्माण नहीं हो सकता। क्या हम आज 21वीं सदी में एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान से नफरत करे, मुसलमान हिंदू से नफरत करे, ईसाई किसी और से नफरत करे? अगर ऐसे देश का निर्माण होगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें एक ऐसे देश का निर्माण करना है जिसमें सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने के बराबर के अवसर मिलने चाहिए। हम एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहते हैं जिस देश में कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे, कोई ना किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, सबको आगे बढ़ के तरक्की करने के अवसर मिलते हैं। अगर ऐसे देश का निर्माण करना है तो हमें अपनी राजनीति के अंदर हमारे राजनेताओं के जरिए से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जनता का, उस पर चेक लगाने की जरूरत है। आज देखिए हम ये नहीं कहते बीजेपी जो कुछ कर रही है वो आपके सामने है, स्पष्ट एक फासीवादी पार्टी है, वो जो कुछ करेगी वो जाहिर अपनी विचारधारा के अनुसार करेगी। लेकिन राहुल गांधी क्या होगा? वो आज अपने पूरी इलेक्शन की कैंपेन जो है वो मंदिरों के पूजा पाठ से शुरू करते हैं। आप एक सेकुलर पार्टी है तो आप मंदिर मस्जिद चक्कर में क्यों पड़े? आप देश के जो सामने इश्यूज है उनकी बात कीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, भुखमरी की बात कीजिए, किसानों की बात कीजिए। ये वो इश्यूज हैं जो देश के सामने जटिल समस्याएं हैं, इन पे बात कीजिए ना। आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। डेवलपमेंट अगर हो रहा है देश के अंदर तो अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया का डेवलपमेंट हो रहा है, आम जनता का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम देश का रियल सही मायने में निर्माण करना चाहते हैं तो देश के सामने जो जटिल समस्याएं हैं हमें यानी आपको और मुझे खड़े होकर ये कहना चाहिए कि हम ये बातें सुनना नहीं चाहते। मुझे खुशी है कल वहां पे जिन साहब हमारे पुलिस अफसर का जो मारा गया बुलंदशहर के अंदर, उसकी बहन ने बहुत साफ कहा कि योगी जी ये गौ हत्या और गौ रक्षा की बात आप अपनी तरफ रखिए, हमें तो हिफाजत चाहिए। इसी तरह लोग कह रहे हैं, अभी मैं किसानों की रैली मैंने शिरकत की थी, यहाँ पे किसानों ने पूरे देश से लोग आए थे यहाँ पे हमारे फार्मर्स, उन्होंने कहा हमको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं चाहिए, हमें हमारी समस्या का हल चाहिए, अगर हम सही देश बनाना चाहते हैं, अगर हम गर्व से कहना चाहते हैं कि भारत पूरे विश्व के अंदर अगर वो भारत जो है विश्व गुरु बनना चाहता है तो उसे अपने नौजवानों को आगे बढ़ने और तरक्की करने के अवसर देने पड़ेंगे। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होना चाहिए, हमारे यहाँ बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, हमारे यहाँ भुखमरी खत्म होनी चाहिए। आपको ये सुनकर हैरत होगी, यूनिसेफ की 2017 की रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया के 1/3 भूखे नंगे लोग भारत में रहते हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी, एक हमारे देश के अंदर इस वक्त 3 करोड़ ट्रायल केसेस, 100 ट्रायल केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, हमारे कोर्टों में पड़े हुए हैं। और एक चीज जस्टिस ने कहा था कि अगर कोई नया केस इसमें आता नहीं है, एडिशन नहीं होता है, तो इन केसों के निपटारे के लिए 300 साल लगे। 300 साल। आप मुझे बताइए हम किस देश के अंदर रह रहे हैं?
अगर हम अपने भारत का निर्माण करना चाहते हैं सही इशूज पे, तो असल इशू से बात कीजिए। और अपने जो लोग पावर में आना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस आए चाहे किसी कोई और पार्टी पावर में आए, उनसे यही कहना चाहिए आप देश के निर्माण के लिए, नौजवानों के सामने, देश के यूथ के सामने जो समस्याएं हैं उसके लिए, हमारे देश के अंदर हमारी 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 माओ की, हमारे बहनों का क्या कुछ हो रहा है देश के अंदर, आपके सामने हुआ। यानी हर 14 मिनट में, ये इंडियन क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड बता रहे हैं, हर 14 मिनट में देश की एक बेटी के साथ बलात्कार होता है। और अब तो सूरत ये कि छोटी छोटी बच्चियों का पुकारा किया है। तो क्या हम अपना सर उठाकर आगे चल सकते हैं इसके साथ कि हमारा देश बहुत महान देश? इसकी महानता उस वक्त होगी जब यहाँ पे हर नागरिक को सुरक्षा मिलेगी, हर बहन को, हर बेटी को, हर औरत को जो है सुरक्षा प्रदान की जाएगी, हर नौजवान को आगे बढ़ने तरक्की करने के यकसा अवसर मिलेंगे, गुर्बत दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, तभी ये देश सही मायने में अपने संविधान के मुताबिक आगे बढ़ेगा। शुक्रिया। इससे पहले कि ये सेशन का इख्तिताम हो, मैं भाई खालिद जो यूएच के मेंबर है यूनाइटेड स्टेट में, से गुजारिश करता हूँ कि बाहर अपनी बात। आप लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग यूनाइटेड स्टेट जो जुलाई 2017 से रेगुलर पूरे देश में काम कर रहा है, हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग और इनजस्टिस और सोशल इनइक्वालिटी के खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं जिसमें प्लेटफॉर्म से हैं। इसके लिए तमाम चीज़ों के आपके साथ एक बहुत अहम चीज़ है जिससे फंड कहते हैं, जो पैसा है जिसकी ज़रूरत पड़ती है। और यूनाइटेड स्टेट शुरू से लेकर अब तक हमारे पास ना कि कोई इंस्टीट्यूशनल फंडिंग है, ना हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टीज की कोई किसी से बैकिंग या फंडिंग है। हमारे पास जो भी फंडिंग है वो सब आप लोगों की सपोर्ट से है। हम जो भी प्रोग्राम करते हैं, हमारे पास ये 2 डब्बे हैं जिसके ऊपर लाल ढक्कन लगा हुआ है, यही हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे साथी 2 साथी आप लोगों के बीच में आएंगे, तो आप जितना भी हो सके ज़्यादा इस प्रोग्राम के लिए और आगे यूनाइटेड स्टेट की मूवमेंट को बरकरार रखने के लिए इसमें आप सपोर्ट करें जितना भी ज़्यादा हो। और इस सेशन के बाद अभी फ़ौरन बाहर चाय का इंतज़ाम है, हम लोग एक टी ब्रेक लेंगे और 10 मिनट के बाद हम लोग वापस आके दूसरा सेशन शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा डोनेट करें। थैंक यू वेरी मच। बाहर लॉन्ग में चाय का इंतज़ाम है, आप बाहर चाय पी सकते हैं। ठीक 10